Recording is on. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में या पिछले कुछ क्वेश्चन के बारे में बताया था, आज हम इनके बारे में एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और ये जानते चलेंगे कि हमको किस किस क्वेश्चन का किस तरह से आंसर देना है या किस तरह से हमको अच्छे से पढ़ना है। तो पढ़ने का तो सही है, लेकिन कुछ तरीके जो होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग में दे रहे हैं तो कितने पन्ने का होना चाहिए या कितने शब्दों में होना चाहिए या कितना एग्जैक्ट होना चाहिए, और अगर किसी चीज को शॉर्ट में बता रहे हैं तो वो एग्जैक्ट कितना होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लॉन्ग के चक्कर में बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या होता है, किसी एक क्वेश्चन को हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं, बाकी के वो जो 4 होते हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा कम पता होता है, तो होता क्या है वो एक पे ही ज्यादा समय चला जाता है, बाकी के 4 छूट जाते हैं। तो क्या वो एक क्वेश्चन करने से हम पूरा कंप्लीट पास हो जाते हैं, बाकी वो 4 भी आपको उसी तरह से करने हैं जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन किया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़े से तरीके जो हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी चीज में हेडिंग्स आ रही हैं, अगर 20 है तो हम कोशिश ये करें कि 20 की 20 ना लिख के भले हम 15 लिखें, पर वो क्या करें सही लिखें और उनको लाइन से लिखते चले। लाइन से लिखने में क्या होता है, कुछ गड़बड़ नहीं होता। अगर हम ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर कर देते हैं, खास करके उन स्टेपों में जो हमें बहुत इंपॉर्टेंस क्लियर करते हैं कि किस चीज का इंपॉर्टेंस पहले बता रहे हैं, किसका बाद में बता रहे हैं, हम आगे का पीछे ऊपर नीचे कर देते हैं तो क्या हो जाता है आंसर, ये मान लीजिए कि वो गलत हो जाता है। तो अब ठीक इसी तरह से इसके आगे बढ़ेंगे। तो समझने या समझाने का तरीका मेन ये है कि अगर हम जिस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो पहले हमें दिमाग में क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको किस तरह से उसका आंसर हैं, उसमें कोई टाइम नहीं वेस्ट होता है। पर शॉर्ट लॉन्ग बनाना मुश्किल क्या बहुत मुश्किल हो जाता है। जो सच्चाई वो ये है कि उसके लिए हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो उनको सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं याद किए जा सकते। क्यों नहीं याद किए जा सकते, उनको भी थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि हर लाइन को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम उसी से ही आंसर एग्जैक्ट ढूंढ लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि एक जो क्वेश्चन था कल बताया था कि संस्कृति वाली की कौन कौन सी विशेषताएं थी, कौन सा अर्थ था, क्या परिभाषा थी। तो एक बार उन्हीं के आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि व्यक्ति के लिए ये जो महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं वो किस तरह से अपने जीवन पे अट्रैक्ट करती है, चाहे वो हमारा जीवन हो या किसी दूसरे का हो या किसी थर्ड पर्सन का हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे सब्जेक्ट से पूरी तरह से अटैच है, और सब्जेक्ट क्या है, वही हमारा समाज है। तो मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं वही हमारा विषय है, हमको उसी हिसाब से क्वेश्चन मिल रहा है और आंसर भी ठीक उसी तरह से देना है जो एकदम सही तरीके से होना चाहिए। अब क्या क्वेश्चन है कि संस्कृति के महत्व और भूमिका। तो ये जो सबसे पहले मैंने बात बताई कि संस्कृति का जो महत्व या फिर भूमिका है उसको हम 2 भाग कर सकते हैं। कैसे, व्यक्ति के लिए महत्व, पहला जो मैंने बताया व्यक्ति के जीवन में संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान। व्यक्ति के जीवन में
जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, व्यक्ति हेतु संस्कृत के महत्व को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। व्यक्ति हेतु संस्कृति के महत्व, व्यक्ति हेतु संस्कृत के महत्व जो है वो महत्व को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है। किया जा सकता है। अब जैसे कि जो फर्स्ट आया वो क्या है, संस्कृति कुछ परिस्थिति का परंपरागत निर्वाचन प्रस्तुत करती है। परिस्थिति कुछ संस्कृति कुछ परिस्थितियों का संस्कृति कुछ परिस्थितियों का परंपरागत निर्वाचन प्रस्तुत करती है। परंपरागत निर्वाचन प्रस्तुत करती हैं। दूसरा इसके अंदर इन्होंने क्या बताया, संस्कृति मानव इच्छाओं की पूर्ति करती है। की पूर्ति करती है। फिर चौथा, संस्कृति मनुष्य को मानव बनाती है।
बात करें तो ये महत्व जो है वो क्या है, तो जो सबसे पहला महत्व होता है वो कौन सा, कि संस्कृति सामाजिक संबंधों को स्थिरता प्रदान करती है। संस्कृति जो है वो सामाजिक संबंधों को और दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा संस्कृति व्यक्ति के दृष्टिकोण को विस्तृत कर देती है। तीसरा संस्कृति नवीन आवश्यकताओं को पैदा करती है। ये क्या हो गए महत्व, महत्व के अंतर्गत ये 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो जो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, भूमिका क्वेश्चन क्या था, संस्कृत के महत्व और भूमिका बताइए। तो इन्होंने क्या किया, भूमिका को 2 भागों में बांट दिया। तो इन्होंने क्या किया, निम्न शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा रहा है। तो जो पहला आया कि संस्कृति कुछ परिस्थितियों का परंपरागत निर्वाचन प्रस्तुत करती है। तो क्या है, संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जा सकती है। वास्तव में जब हम कुछ सीखते हैं अपने पूर्वजों से ही सीखते हैं। संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति कई नई परिस्थितियों के परंपरागत निर्वाचन से परिचित हो जाता है, जिसके अनुसार वह अपने व्यवहार को निश्चित कर लेता है। और उसके बाद में इन्होंने क्या कहा, संस्कृति मानव इच्छाओं की पूर्ति करती है। जो एक इन्होंने बात की वो क्या है, संस्कृति मानव इच्छाओं को पूर्ति करती है। यह हो सकता है सामाजिक एवं जैविक दोनों हो सकती है। किसी भी समाज की संस्कृति का महत्व इस गुण पर निर्भर है कि वह सामाजिक तथा जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति की सीमा तक करती है। फिर इन्होंने क्या कहा, संस्कृति मनुष्य को मानव बनाती है। तो संस्कृति मनुष्य को मानव बनाती है। संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार तथा आचरण को नियंत्रित एवं नियमित करती है। उसे सामूहिक जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करती है। अभी करें कठिन स्थिति में मददगार, मतलब मदद करती है। किस तरह से, समाधान के लिए व्यवहार के ढंग पेशा, इस तरह से समूह के सदस्य संस्कृति को व्यवहार व आदर्श प्रतिमान बनाते हैं, जिनके अनुरूप भी वे आचरण करते हैं। अभी जो उन्होंने 4 बातें महत्व की बताई। अब इसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि संस्कृति सामाजिक संबंधों को की स्थिरता प्रदान करती है। ये जो हमारे सामाजिक संबंध होते हैं, मतलब जो एक दूसरे रिश्ते या नातों की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये जो सामाजिक संबंध है उसमें क्या है, स्थिरता, मतलब बहुत दिनों तक हम किसी एक ही चीज को लेके टिके रहते। क्यों? क्योंकि वो हमारे संस्कार में होती है कि आज हम किसी चीज को पकड़े कल छोड़ दें, वो हमें अपने संस्कारों के अंतर्गत नहीं सिखाया जाता है। तो क्या कहते हैं, संस्कृति जो है वो हमारे सामाजिक संबंधों में
प्रदान करने का एक कार्य करती है। ठीक उसी तरह से जैसे कि संस्कृति के अभाव में किसी तरह का समूह जीवन संभव नहीं है। या लोगों के व्यवहार को नियमित करके प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि द्वारा समूह जीवन को क्या करता है, स्थिरता प्रदान करता है। संस्कृति व्यक्ति के दृष्टिकोण को विस्तृत कर देती है। मतलब ये जो संस्कृति है उसने एक और रूप क्या ले लिया कि संस्कृति हमेशा परिवर्तनशील होती है। तो क्या है, परिवर्तन होता रहता है। इसमें नए व्यवहार, नए विचार, नए खोज के आने से संस्कृति में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो संस्कृति मनुष्य को एक विशाल समूह को अंग समझने में एक विस्तृत रूप प्रदान करती है। तो संस्कृति जो है वो व्यक्ति का दृष्टिकोण को क्या करती है, और लार्ज स्केल में, मतलब विस्तृत स्केल में, ये बहुत ही बढ़ा हुआ, जिसको मतलब बढ़ने की बात करें तो ये जो विस्तृत करने की बात है, दृष्टिकोण को ये क्या कर देती है, बहुत ही विस्तृत कर देती है, मतलब बहुत ही प्रचार प्रसार में इसको फैला देती है। अब क्या है, संस्कृति नवीन आवश्यकताओं को भी पैदा करती है। नवीन मतलब जितनी भी नई पद्धतियां हैं, संस्कृति जो है वो नई पद्धतियों की बात यहाँ पे हो रही है। तो कह रहे हैं कि वो संस्कृति नवीन आवश्यकताओं तथा नई प्रेरणाओं जैसे ज्ञान की जिज्ञासा को पैदा करती है और उनके संतुष्टि की व्यवस्था करती है। जो एक ज्ञान जो है वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन ये क्या है, नवीन आवश्यकताएं प्रतिदिन हर दिन बढ़ती जा रही हैं, उनका कोई अंत नहीं बना हुआ है। तो इसीलिए क्या है, संस्कृति नवीन आवश्यकताओं को पूरा करती है। वो इसलिए करती है कि जिस तरह से हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, वो उसको समझाने में सक्षम या सरलता प्रदान करती है, या उन समस्याओं को हल करने में थोड़ा सहायक होती है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि संस्कृति का महत्व और भूमिका बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे और क्वेश्चन आएंगे, तो उनके आगे इसी तरह से ऐड करते चलेंगे। क्या है, संस्कृति और समाज, या संस्कृति और समाज में क्या अंतर होता है, उसको परिभाषित कीजिए। तो अब ये क्वेश्चन आपका यही समाप्त हो रहा है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।